हर एक बच्चा जानना चाहता है वो है एग्रीकल्चर का स्कोप। तो मेनली देखें तो काफ़ी डाइवर्स स्कोप है इसका। बस ये है कि बच्चा अगर सही स्ट्रेटजी से फॉलो करे तो इन स्कोप्स को बहुत इजीली फिल कर सकता है। एग्रीकल्चर एग्जाम्स में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो क्या होनी चाहिए? किसी भी एलिजिबिलिटी या कोई भी जब वैकेंसी आती है तो उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जाता है कि 11th और 12th एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर कहीं स्पेशल मेंशन है कि ओनली बीएससी एग्रीकल्चर तो वहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो बेसिक नॉलेज एग्रीकल्चर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अगर हम किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम को उठा के देख लें तो उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक से ही पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। माय नेम इज़ प्रतिभा शर्मा और एज वी प्रॉमिस्ड कि त्रिकोण में हम लेकर आएंगे कुछ ऐसे सेशंस जो एवरी संडे चलेंगे और इन सेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी हाईएस्ट पेड सैलरी वाली जॉब्स हैं एंड मैनी मोर क्वेरीज जो आपने हमसे पूछी थी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और ऑब्वियसली त्रिकोण में हमारे साथ जो बाकी के हमारे दो वीकेंड से अब तो हमारे अर्जुन और वो सब खत्म हो गया है, लेकिन यस, आकाश वाजपेयी सर और कृष्णा राजपूत सर। तो ओके, थैंक यू सो मच। तो क्या आप तैयार हैं स्टूडेंट्स के उन सब क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए जो अभी तक के हमने सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस देखे हैं जो बच्चों के दिमाग में चलते रहते हैं? तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले चलता है, एग्रीकल्चर का हर एक बच्चा जानना चाहता है, वो है एग्रीकल्चर का स्कोप। बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमने सुना है कि एग्रीकल्चर में क्या स्कोप होता है, हमें ढंग से पता नहीं है। तो मैं आकाश सर से पूछना चाहूँगी, सर एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है? मैम, बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे का इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च की तरफ है ना, तो वो सबसे पहले क्या कर सकता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर हायर स्टडी में मास्टर्स कंप्लीट करें, देन उसके बाद पीएचडी आपने कंप्लीट करता है। अब मास्टर्स और पीएचडी के बीच में दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं कि पहला एग्ज़ाम आपका जो AIPPG करवाता है, जो JRF जैसे लोग बोल देते हैं, जिसे हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम बोल देते हैं। सेकंड, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप JRF और SRF देके बहुत प्रॉपर तरीके से एक साइंटिस्ट की जो पद है वहाँ पर जा सकते हैं। सेकंड, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो है गवर्नमेंट जॉब जो निकल रही है उनकी प्रिपरेशन। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करेंगे तो मेनली जो हर साल जॉब आती हैं, बच्चे को अगर स्कोप की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हर साल जॉब होती है उन पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि IBPS AFO की जॉब आती है जो कि बैंक की जॉब है। बैंक में ही एक नाबार्ड की जॉब आती है जो ग्रेड A की जॉब है, काफ़ी अच्छी उसकी सैलरी भी होती है। इनके साथ साथ जो BSc एग्रीकल्चर वाले हैं वो स्टेट की जॉब, जो फेमस जॉब है, उनके लिए भी एलिजिबल होते हैं। जैसे कि स्टेट PCS, जैसे इस समय बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई थी, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, मतलब ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, दोनों बिहार PCS की वैकेंसी थी, वो निकली हुई थी। साथ ही साथ अभी यूपी की बात करेंगे तो STA की पोस्ट निकली हुई है, UPSSC में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। ऐसे ही हर एक एग्जाम है। MP की बात करेंगे तो MP RAO का एग्जाम होता है, राजस्थान में AAO का एग्जाम होता है, उत्तराखंड में AAO का एग्जाम होता है। तो हर एक स्टेट का PCS जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर ही बनता है, जिसमें BSc एग्रीकल्चर मापक होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो रिसर्च है उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप बनता है इसका। तो मेनली देखें तो काफ़ी डाइवर्स स्कोप है इसका। बस ये है कि बच्चा अगर सही स्ट्रेटजी से फॉलो करे तो इन स्कोप्स को बहुत ईजिली फिल कर सकता है। एग्ज़ाम तो हमारे पास बहुत सारे हैं। आकाश सर ने आपको बताया भी कि हम या तो रिसर्च में जा सकते हैं या तो हम नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। लेकिन भाई ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम कृष्णा सर से पूछेंगे कि सर किसी भी एग्जाम में, एग्रीकल्चर एग्जाम्स में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो क्या होनी चाहिए? देखो, बेसिकली एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो हम लोग जनरली, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर देखें, यूपी में देखें, तो 11th 12th और 12th से हम लोग एग्रीकल्चर लेना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने भी 11th से ही एग्रीकल्चर को लिया था। और अगर अदर स्टेट में देखें तो 11th और 12th में शायद एग्रीकल्चर नहीं है जी, हिमाचल यानी प्रदेश में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो 11th और 12th मैं ये कहता हूँ कि आपको ना साइंस से ही करनी चाहिए, एग्रीकल्चर से नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्योंकि किसी भी एलिजिबिलिटी या कोई भी जब वैकेंसी आती है तो उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जाता है
कि 11th और 12th एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। तो वैसे भी 11th और 12th वाली जो वैकेंसीज हैं वो बहुत रेयर आती हैं, बहुत कम आती हैं। जैसे एनएससी की कुछ निकलती हैं, एनएससी में निकलती हैं, और राजस्थान में भी शायद इस बार दी हुई थी, है ना। तो जनरली हम ये कहेंगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, यानी पास आउट ही मांगते हैं सब में, लगभग पास आउट ही मांगते हैं। अपेयरिंग शायद एएफओ में लेते हैं शायद, है ना। अब उन्होंने क्या किया है कि लगभग सभी में पास आउट ही रखा है। हाँ, बस जो मास्टर्स की डिग्री है उनमें वो क्या करते हैं कि अपेयरिंग वाले एलिजिबल होते हैं। हाँ बस। तो मिनिमम आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। अच्छा सर, एक और बीएससी एग्रीकल्चर का एक और मापक हो गया है। 2018 का एक नियम पास आउट मतलब आया था, उन्होंने बताया कि बीएससी एग्रीकल्चर के समकक्ष जो डिग्री होती है वो भी लगभग सब में एलिजिबल होती हैं। हाँ। कुछ जो स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट है उनमें नहीं होती, जैसे कि बीएससी हॉर्टिकल्चर है वो बीएससी एग्रीकल्चर के समकक्ष मानी जाती है। बीएससी फॉरेस्ट्री है, ठीक है। इनके साथ साथ बीएससी फिशरीज नहीं होता, बीएससी फॉरेस्ट्री भी माना जाता है। बीटेक एग्रीकल्चर, हाँ, बीटेक एग्रीकल्चर वाली भी काफी माने जाते हैं, लेकिन बीएससी के समकक्ष ज्यादातर जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वाले माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कहीं स्पेशल मेंशन है कि ओनली बीएससी एग्रीकल्चर, तो वहां पर एलिजिबल नहीं है। बाकी ज्यादातर जैसे एएफओ हो गया, है ना, इसमें साफ साफ एलिजिबल होता है। अभी जो पोस्ट निकली हुई है, पीसीएस की पोस्ट निकली हुई है, इनमें भी लगभग आपका एलिजिबल माना जाता है जी। हाँ, लगभग सारे पोस्ट में ये देते हैं कि फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इन सब से अगर आपने। सर हम ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं मोस्टली उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीएससी एग्रीकल्चर है ना, या बीएससी एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री है जैसे एएफओ में, राइट। ओके, सो कई बार मैंने देखा है कि बीएससी एग्रीकल्चर तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कर भी लेते हैं, लेकिन एक बेसिक नॉलेज, ठीक है, वो मतलब थोड़ा सा मिसिंग रहता है। मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैंने बहुत ये फेस किया है कि बेसिक नॉलेज थोड़ा सा मिसिंग रहता है। मैं अभी भी अपने ही क्लासेस में देखती हूँ कि मैम हम ना इस सब्जेक्ट से भागते थे, हमने कभी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और अभी हम पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, प्लीज हमें बेसिक से पढ़ाइए। तो बेसिक नॉलेज एग्रीकल्चर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, अगर हम बेसिक नॉलेज की बात करें तो ये बेसिक नॉलेज जो है वो हर सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम को उठा के देख लें तो उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक से ही पूछे जाते हैं जी। और अगर आप देखोगे जो भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, अगर उनकी आप स्ट्रेटजी को देखोगे तो वो एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो अपने बेसिक नॉलेज को क्लियर कर लो, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस सब्जेक्ट में अंदर नहीं घुस सकते हो, उससे एडवांस चीज़ें नहीं सीख सकते हो। उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, वो नहीं कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम को फाइट करना है, क्वालिफाई करना है, अच्छी रैंक लानी है, टॉपर बनना है, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और उसके लिए आप बेसिक सोर्सेस यूज कर सकते हो, अपने सेमेस्टर नोट्स पढ़ सकते हो, सेमेस्टर में पढ़ सकते हो। ये बिल्कुल। और इसमें मैं एक दो चीज़ और ऐड करूँगा। अगर आप एग्रीकल्चर के पूरे एग्जाम को देखें और एग्रीकल्चर की पूरा जो सिलेबस है उसको देखें तो सबसे बड़ी चीज़ है वह है कनेक्टिविटी। क्योंकि हम अगर देखेंगे तो हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमारे आसपास मौजूद होती है। मान लीजिए हम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, उसमें कोई फ्रूट पढ़ रहे हैं, वेजिटेबल पढ़ रहे हैं, तो हमारे आसपास वो मौजूद है। अगर हम जो हम लोग बोलते हैं ना कि एग्रीकल्चर बहुत चीज़ रटने वाला है, ऐसा बोलते रहते हैं, रटने वाला नहीं है, वो चीज़ समझने वाली है। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, जैसे कि सर ने बताया, देन सेकंड चीज़ है कि आप कितना कनेक्ट हैं। मतलब अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको पता है कि कुकुम्बर जो है उसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि खीरा इमेच्योर ही खाते हैं, आपको पता है कि जो वाटरमेलन उसमें बीच वाला प्लेसेंटा ही खाते हैं। तो ये तब हो पाएगा क्लियर जब आप अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। जितने भी बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर को पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करें, जो भी आसपास की चीज़ें आप देखते हो एग्रीकल्चर की उससे कनेक्ट हो, फिर उस चीज़ को पढ़ें, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको नहीं याद था पर हमने प्रैक्टिकल किया और हमको याद हो गया। इसीलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा। वो तो है ही सर, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर जो हमें जानने पड़ते हैं, लेकिन वो नाम तो सभी सब्जेक्ट्स में, इवन हमारी आम दुनिया में हमें जब हम बचपन में छोटे होते हैं हमें सिखाया जाता है कि इसे आंख कहते हैं, आईज कहते हैं। तो वो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, तो जो नाम है कि प्लेसेंटा होता है, ये होता है, ये नाम तो फिर खुद ही दिमाग में रह जाते हैं अगर आप समझ के पढ़ोगे। तो ये सच्ची में ये जो थोड़ी सी थिंकिंग है कि रट्टे मारने वाला सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे ना
तो होगा। और ये करके देखा है बहुत सारे बच्चों ने, हमने करके देखा है कि कितना आसान हो जाता है जब हम किसी चीज को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से, शिद्दत से और समझ के करते हैं। सो यस, इसी से मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश सर आपके लिए है। ये तो हो गया बेसिक नॉलेज कि हमें जो है बेसिक नॉलेज एग्रीकल्चर का होना चाहिए। अब जो सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने देखा है एग्रीकल्चर में एक ही सेमेस्टर में हमारे 13 सब्जेक्ट होते हैं, 15 सब्जेक्ट होते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है? क्या उनको भी हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए? कितना पढ़ना चाहिए? अगर बेसिक ही पढ़ना है तो मतलब बेसिक अब हमने पढ़ लिया है, अब सभी सब्जेक्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ये मुझे आपसे जानना है। बिल्कुल मैम, और ये बात बहुत आवश्यक है। मैं आपको बताऊं कि किसी भी आपको अगर एग्जाम को निकालना है, किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम को निकालना है, आपको अपने सेमेस्टर पे जितनी अच्छी कमांड होगी, आप उस एग्जाम को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको जब भी अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी है, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रिंसिपल वाला पोर्शन है, क्योंकि वो सबसे बेसिक होता है, प्रिंसिपल वाले पोर्शन को जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, उनको वहाँ से प्रॉपर तैयार करें, उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे IRI की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर काफ़ी नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से सोर्स को चेक करें। कुछ अच्छी बुक्स हैं, मतलब जो आपकी लाइब्रेरी में आप कहीं पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी होगी, तो लाइब्रेरी में जाइए, उन स्पेशल बुक्स से जो आपके प्रोफेसर रिकमेंड कर रहे हैं, उन बुक्स को पढ़िए, उनसे प्रॉपर नोट्स बनाइए और फिर उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। बाकी सर भी, मैं फिर से भी इसकी राय जानना चाहूँगा। तो देखो बेसिकली अगर हम देखें तो मैम मैं आपको बता दूं, और बाकी के स्टूडेंट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं बात सही कहूं तो एग्री करना, जनरली जो हम सेमेस्टर में पढ़ते हैं वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। यानी कि कल हमारा एग्ज़ाम है तो रात में हम क्या करते हैं, सिलेबस उठाते हैं, सिलेबस उठा के देख लेते हैं कहाँ मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वही हम तैयार कर लेते हैं और सुबह जाके एग्ज़ाम दे देते हैं। जो कि सबसे बड़ी हमारी भूल यही होती है कि हम जब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा पे करते हैं फीस, और वहाँ पर हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि हमें सेमेस्टर को पास करना है, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं करते हैं, हमें सिर्फ डिग्री चाहिए। वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। और जब हमारी BSc हो जाती है, फिर हम देखते हैं कि भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है, फिर हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, किसी टीचर को ढूंढते हैं जो आपको बेसिक से सिखाना स्टार्ट करे। तो ये जो लोग BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में हैं, या अभी भी फोर्थ ईयर में हैं, पास आउट नहीं है, जो पास आउट हैं अब उनके लिए ये बात नहीं है। जितने भी आपके सेमेस्टर के कोर्सेस हैं उनको अच्छे से पढ़ो। जो सिलेबस ICAR ने बनाया हुआ है वो बड़े सोच समझ के बनाया हुआ है कि किस ईयर में आपको क्या पढ़ना चाहिए, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, सेकंड ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या पढ़ना चाहिए और फोर्थ ईयर में क्या पढ़ना चाहिए। तो ये ICAR ने, जो वहाँ की टीम है, जो वहाँ पे जो सिलेबस डिसाइड करते हैं, वो बड़े सोच समझ के बनाते हैं कि हमें किस ईयर में क्या पढ़ना होता है। तो हमें क्या करना है, सेमेस्टर को सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें सीखने के लिए पढ़ना है। अगर आपने सेमेस्टर के हर कोर्स को, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, तो इमेजिन करो कि क्या आपको फोर्थ ईयर के बाद हम IBPS FO का एग्जाम देने वाले हैं, हम STA का एग्जाम देने वाले हैं। मान लो STA में तो अभी BSc वाला भी तो है, ठीक है, अब कोई भी नाबार्ड का एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम देने वाले हैं, XYZ, उसका सिलेबस आपने देखा कि एग्रोनॉमी का ये सिलेबस है, और एग्रोनॉमी का ये सिलेबस आपने थर्ड सेमेस्टर में या थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ है, मान लेते हैं ऐसा, और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं। क्या आपको शुरुआत से पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर सेमेस्टर के एग्जाम्स को अच्छे से पढ़ते हो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हो, तो BSc पास करने के बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैंने इस चीज़ को देखा भी है। मैं इसको अगर समराइज करूं तो आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आप सोचिए कि आपने फोर्थ ईयर तक अपने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, आपको फैक्टरी कमांड है, आपने पास आउट किया, किसी भी जॉब की नोटिफिकेशन आई, 2-3 महीने का टाइम मिलता है, आपको बस क्या करना है, उसके प्रीरिक्विजिट्स को देखना है, उसके सिलेबस को देखना है और उतने जो सिलेबस को रिवाइज कर लेना है, आप इजीली एग्जाम को निकाल लेंगे। एग्जाम तब नहीं निकलता जो आपने अपनी पूरी BSc में अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है, तब फिर आती है दिक्कत। बिल्कुल सर। तो उसी से हम एक और क्वेश्चन जान लेते हैं कि किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो इसमें क्या है कि थोड़ा सा हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा इसमें, कि मान लो हम कोई किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो IBPS FO की कर रहे हैं, और बेसिकली स्टूडेंट इसी की करते ही हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर साल आता है, एक उम्मीद रहती है कि वैकेंसी कुछ ना कुछ आएंगी,
तो हम अगर तैयारी करेंगे तो इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, ऐसा मानना है सबका। इसीलिए किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करने से पहले बच्चा AFO की तैयारी करना प्रेफर करता है। तो जनरली अगर हम देखें तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो उसमें ये देखो कि वो एग्जाम है क्या, IBPS AFO क्या है, उसका आप एग्जाम पैटर्न पहले देखो कि उसमें प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, और इसमें किस सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है। प्री में किस सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है, जो जैसे रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट है। एग्रीकल्चर में तो सारा एग्रीकल्चर आ जाएगा, और इंटरव्यू तो पहले हमें ये पहचानना होता है कि वो एग्रीकल्चर एग्जाम क्या है, फिर उसका हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं, फिर उसका सिलेबस देखते हैं। क्या सिलेबस देखने के बाद क्या आप कवर कर पाओगे, क्या आप एक साल के अंदर, जो भी टाइम है आपके पास, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, क्या आप इतने समय में वो सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। दूसरी चीज हमें ये देखनी होती है। इसके बाद हम उसका देखते हैं कि कोई मान लो प्रीवियस ईयर में अगर मान लो वो एग्जाम हुआ है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें किस तरह प्रिपरेशन करनी है, मतलब कि हमें कितनी गहराई में जाना है, कितनी गहराई में नहीं जाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम ये चीजें देखते ही नहीं है, किसी ने कह दिया मैं फोन करके कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, भाई साहब हम भी कोर्स ले लेते हैं, हम भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो 1 साल में एग्जाम तो निकलता नहीं है, फिर 2-3 साल ऐसे टाइम बहुत ज्यादा बीत जाता है। तो क्या करना है आपको, देखना है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फिर उसकी हमें क्या करना है, फिर हमें उसकी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है कि हम किस तरह इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो उसमें आपकी सेल्फ स्टडी भी इंक्लूड होगी। दूसरों से अगर आप मदद ले सकते हो, किसी टीचर से मदद ले सकते हो, किसी सीनियर से मदद ले सकते हो, वो भी इंक्लूड रहेगा। और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट भी रहेगा उसमें इंक्लूड, बेस्ट बुक्स भी रहेंगी कि भाई वो तो तैयारी का पार्ट ही है आपका। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ये सारी चीज़ें तो बारी बारी से हम आपको बताएंगे, क्योंकि एवरी संडे हमारा एपिसोड आता रहेगा और हम ये डिस्कशन करते रहेंगे कि कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं, किस सब्जेक्ट की बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्या क्या आपकी क्वेरीज रहती हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप ही की क्वेरीज के बेसिस पे हमारे एपिसोड्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हर संडे ज़रूर ये प्रीमियर देखना है। जैसे कि कृष्णा सर ने बताया कि IBPS AFO का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हर साल आता है और मैक्सिमम एग्रीकल्चर का बच्चा सोचता है कि इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करे। तो मेरा सवाल आकाश सर के लिए है कि अगर कोई बच्चा IBPS AFO की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ साथ वो और किन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकता है? बिल्कुल मैम, IPS AFO का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। IPS AFO क्या करता है, पूरे एग्रीकल्चर को कंबाइंडली लेता है, मतलब वो फिशरीज को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो अन्य आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप AFO के साथ साथ किसी नॉर्मल एग्जाम को दे रहे हैं, मतलब जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, उनका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, IFCO है, क्रिफ्को है, तो उनके सिलेबस को एनालाइज करिए। सिलेबस को एनालाइज करने का तरीका ये है कि उनके PYQs को देखिए, क्योंकि जब डिफाइन सिलेबस नहीं होता हमें PYQs देखने होते हैं। तो हमें PYQs को देखना है। PYQs देख के हमें ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से पोर्शन से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि AFO में एक्सटेंशन से कम क्वेश्चन आते हैं तो करंट अफेयर जो है, यानी कि जो भी स्कीम्स होती है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर हम वहीं IFCO की बात करेंगे तो IFCO में एक्सटेंशन से पंचायती राज से हर बार ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ये जब आइडिया लग जाएगा तो हम एक्सटेंशन में जब IFCO का एग्जाम देने जा रहे होंगे तो पंचायती राज वाले इस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ लेंगे। और अगर हमारा पहले AFO का एग्जाम लगा हुआ है तो हम लोग जो करंट स्कीम्स में उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमें PYQs को देखना है। देखने के बाद जो मल्टीपल एग्जाम है, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम का नाम लेता हूँ। पहला एग्जाम है आपका AFO के साथ साथ आप जो ARD वाला पोर्शन नाबार्ड का, वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इनके साथ साथ DSSSB का जो भी एग्जाम है उसमें भी जनरल एग्रीकल्चर है, बस सेकंड जो पोर्शन है उसमें हॉर्टिकल्चर ज़्यादा आनी है। बाकी रीजनिंग उसमें भी आएगी, मैथ उसमें भी आएगी, इंग्लिश उसमें भी आएगी, तो दोनों में आपको हेल्प करेगी। इनके साथ साथ कुछ स्टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे कि अभी MPRO का एग्जाम हुआ था, अभी UP में जो एग्जाम लगा हुआ है STA का, ठीक है, उसमें भी मैथ भी आनी है, रीजनिंग भी आनी है, ठीक है, साथ में उसमें GS है और AFO में GS नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि जो सिलेबस आपका है, यानी कि जो PYQs का पैटर्न आपके दिमाग में है उसको अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद जो भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, जो सब में चीज़ आपको कॉमन मिल रही है उसको पहले तैयार करो, ठीक है, फिर एक एग्जाम को दे लो। सेकंड एग्जाम में अगर आपको टाइम मिल रहा है 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, तो उस टाइम में जो पोर्शन आपने नहीं तैयार किया है उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो आप मल्टीपल एग्जाम को ईजिली टारगेट कर सकते हो। बस ये नहीं करिएगा
कि अगर हम एफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस हम एफओ के ही बारे में सब कुछ पढ़ते हुए जा रहे हैं, अन्य एग्जाम के बारे में हमने फॉर्म ही नहीं भरा, ना ही हम उसके पैटर्न को देख रहे हैं, ना ही उसके सिलेबस को देख रहे हैं। तो अगर आपको मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है उसको कवर करिए, सेकंड जो नहीं कॉमन है उसको एग्जाम के बीच में जो अंतर है उस बीच में कवर करिए बस। तो बस यही है, जैसे हम सभी का डीएनए जो है वो यूनिक होता है ना, सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। वैसे ही एएफओ के साथ आप बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, लेकिन उन एग्जाम्स में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। जैसे नाबार्ड है उसमें भी एआरडी पोर्शन है, लेकिन कुछ तो यूनिकनेस है। वैसे ही इफको सर ने बताया, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो, बस प्लस आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, और क्योंकि मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है। तो भाई आईबीपीएस एएफओ की बात हो ही रही है, तो सर उसकी तैयारी करने का जो सही वक्त है वो कौन सा है? मतलब हमें कौन से सेमेस्टर से तैयारी शुरू करनी चाहिए या आफ्टर बीएससी करनी चाहिए, कब शुरू करनी चाहिए हमें तैयारी? हाँ, ये सवाल बहुत बार मैंने भी देखा है और मैंने कई बार इसका जवाब भी दिया है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जो भीड़, जब हम कोई सेशन में जवाब देते हैं तो वो बच्चों से मिस हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में देखो क्या करना चाहिए आपको, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सिर्फ कुछ नहीं करना है, जितने भी सेमेस्टर वाले कोर्सेस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सेकंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर तक, फोर्थ सेमेस्टर, है ना, फोर्थ सेमेस्टर तक आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेमेस्टर के कोर्सेज पढ़ने हैं। थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से आप प्री का पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपकी इंग्लिश सबसे मेनली जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनका जो आईबीपीएस एएफओ के प्री में रुकता है वो इंग्लिश में ही रुकता है, मुझे लगता है ऐसा। तो आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्वांट अच्छी नहीं है तो आप क्वांट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कहने का अर्थ ये है कि थर्ड ईयर में आप थोड़ा थोड़ा प्री का पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेंस का तो आप सेमेस्टर वाला पढ़ ही रहे हो, उसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड ईयर बेस्ट टाइम है आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन करने का, जिसमें क्या है कि प्री के कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो डेली। ज्यादा लास्ट में देखो, अगर अंतिम समय में 6 महीने में तैयारी करने की सोचोगे आप तो बहुत ज्यादा हमें प्रेशर फील करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा प्रेशर होगा हमारे पास। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सही से सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाते, हमारा प्री नहीं क्वालिफाई होता है। तो थर्ड ईयर से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ ईयर में आप सीरियस हो जाओ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको एग्जाम ही देना है। ठीक है सर। सो आकाश सर, आपके लिए एक सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा एक वी कैन से कोई डायरेक्ट नहीं बोलता है, लेकिन सबको जानना होता है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम आ रहे हैं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पेड जॉब है, जिसकी मतलब सैलरी सबसे ज़्यादा है, आपको वो बताना है कि कौन सी ऐसी जॉब है जो सबसे ज़्यादा सैलरी हमें दे सकती है। बिल्कुल, और सैलरी एक मोटिवेशनल पॉइंट भी होता है बच्चों के लिए। अगर मैं आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के बाद बताऊं तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा सैलरी रहती है वो एफसीआई की एक जॉब है, एजीएम, ठीक है, एक जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है। तो इसमें सैलरी मैक्सिमम रहती है लगभग 1,20,000 के आसपास होती है, ठीक है। एक व्यक्ति हैं हमारे परिचित हैं, वो इस पर सेलेक्टेड भी हैं। सेकंड अगर बात करेंगे तो नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब होती है, जिसकी सैलरी 82 के आसपास है, रिवाइज भी हुई है अब तो, है ना। इनके साथ साथ अगर मैं बीएससी की बात ही देखूँ तो स्टेट के जो पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस जो होते हैं वो उनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि बीओ था, बीओ की सैलरी लगभग 75 के आसपास है। इनके बाद आईपीएस एएफओ, इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। एएफओ की सैलरी ओवरऑल हमको 55 के आसपास मिलती है, ठीक है, अगर अलाउंसेस को मिला दिया जाए। इसके बाद इफको और क्रिफको, इनकी सैलरी भी ठीक ठाक अमाउंट में होती है। और जी सर, ये स्टार्टिंग सैलरी है, उसके बाद तो फिर बढ़ता ही जाएगा। मतलब बच्चे कभी कभी ऐसे होते हैं, हाँ 50,000, तो ये सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी है, अभी तो फिर बहुत आगे जाना है। तो बच्चों को एक मोटिवेशन दे रही हूँ मैं तो। नहीं, मैं बता इसको मैं थोड़ा सही कर दूं। देखिए, स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छा खासा अमाउंट है इनका। सेकंड ये है कि जब आप उस जॉब में होते हो तो उनके कुछ एग्जाम भी होते रहते हैं, उनको आप निकालते रहिए। जैसे कि एएफओ में ही होता है, जेआईबी और सीआईबी का एग्जाम होता है, उनको अगर आप निकाल लेते हैं तो आपकी 5,000 सैलरी हर एग्जाम के बाद बढ़ती रहती है। तो फिर अगर आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं तो बहुत सी जॉब्स रहती हैं जिनमें कि एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, आप निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप जैसे एसटीए की है, एसटीए की सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, 72 के आसपास उनको मिलता है, स्टार्टिंग में 65 के आसपास रहता है, ठीक है। तो बस ये है कि किस ग्रेड पे आप सिलेक्ट होते हो, है ना, सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। बस मेनली ये है कि स्टार्ट आप कहाँ से कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहला फोकस तो ये होना चाहिए कि भाई जॉब होनी चाहिए हाथ में,
ठीक है, ये पहला फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। यहाँ पे देखो, जो प्रतिभा मैम ने क्वेश्चन पूछा है, ये सिर्फ इसलिए पूछा गया है कि आपको किसी ना किसी तरह मोटिवेशन, पैसे का लालच देके आपसे तैयारी स्टार्ट करवानी है। ये सही है। चलिए, ओके। देखो, वैसे तो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है उसमें हम बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, एक प्रॉपर रूटीन भी शेयर करने वाले हैं कि अगर मैंने खुद बहुत पर्सनली जो है वो बहुत अच्छे से उन एस्पिरेंट्स को देखा है जो अब सेलेक्ट भी हो चुके हैं, जैसे मेरे साथ ही रहती थी और अब वो सेलेक्टेड हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखकर। तो क्या मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि क्या उनके अंदर ज़ील थी कि वो सेलेक्ट हुए, कितनी मेहनत उन्होंने की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है या अभी तक का, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अभी जो बात आती है, अभी जो जेआरएफ का नोटिफिकेशन आया था, है ना, सो AIEE का, तो उसके लिए एग्रोनॉमी का अगर हम बात करें तो काफ़ी क्वेरीज आ रही थी सर, और ये बच्चों के ही क्वेश्चंस हैं। तो हम लास्ट क्वेश्चन भाई इसी पे ख़त्म करेंगे कि जेआरएफ एग्ज़ाम, खासकर अगर मैं एग्रोनॉमी की बात करूँ या हॉर्टिकल्चर की बात करूँ, उसकी प्रिपरेशन जो है वो कब से करनी चाहिए और कैसे हम इसको कर सकते हैं? तो देखिए, प्रिपरेशन के लिए हमने, जैसे अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें, मतलब कि वो एग्ज़ाम क्या है। जब तक आप ये नहीं पहचानोगे, आप तैयारी नहीं कर सकते हो। अगर तैयारी करना स्टार्ट भी कर दिया तो आप, जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो अगर हम जेआरएफ की बात करें तो पहले 2020 से पहले इसका एग्जाम पैटर्न कुछ अलग था। 160 समथिंग क्वेश्चंस पूछे जाते थे और क्वेश्चंस जो है वो वन लीनियर पूछे जाते थे, बहुत मतलब इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अगर 2020 और उसके बाद का पेपर हम देखें तो इस समय अगर आप क्वेश्चंस देखोगे 120 पूछे जाते हैं, लेकिन वो हालत खराब कर देते हैं क्वेश्चंस। अगर आप उनको पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले एग्जाम को पहचानो कि वो एग्जाम क्या है, उसके क्वेश्चंस को देखो किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर इसके हमें बेस्ट सोर्सेस देखने हैं, कहाँ कहाँ से हम पढ़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि देखो, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ये गलती मैंने भी की थी। मैं बता दूं, मैंने भी ICAR जेआरएफ एग्रोनॉमी की प्रिपरेशन की थी, तो कुछ गलतियां मैंने भी की थी। तो मैं चाहता हूं कि आप वो गलती ना करो। देखिए, गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकंड ईयर से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट ईयर से ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में हमें ना कोई आइडिया होता है, ना ही हमें सेकंड ईयर में कोई आइडिया होता है। मैं सच बता दूं, हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देना चाहिए सिर्फ सिलेबस को समझने के लिए या सब्जेक्ट को समझने के लिए। हर सब्जेक्ट को समझो पहले। सिर्फ फर्स्ट ईयर से ही एग्रोनॉमी में अगर घुस जाओगे तो आप उतने ही एरिया में रह जाओगे और क्या पता तुम उसमें भी अच्छा ना कर पाओ। तो पहले हमें क्या करना होता है कि सेकंड ईयर तक, हम इसलिए कहते हैं कि सेकंड ईयर के बाद ही तैयारी स्टार्ट करो। सेकंड ईयर तक हम सारे सब्जेक्ट पहचान लेते हैं अच्छे से। पैथोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ें जब हम पहचान लेते हैं तो जब एग्रोनॉमी में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम इनसे भी कर लेते हैं। और सेकंड ईयर से हम जब सही बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बेस्ट सोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट से तो हो ही जाते हैं, उसके साथ साथ जो जनरल एग्रीकल्चर के जो हमने बेसिक्स बताए हैं अदर सब्जेक्ट के, इनसे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर हम सेकंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर से, यानी कि सिक्स सेमेस्टर से अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 1 साल 1.5 साल रहता है, और ये समय आपके लिए सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बस ध्यान ये रखना होता है कि जो सोर्सेस आप यूज कर रहे हो, क्या वो सोर्सेस अच्छे हैं, और अगर अच्छे हैं तो लिमिटेड सोर्स ही यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं, हमने 13 एक ही सब्जेक्ट की 13-14 बुक्स रख ली, है ना, इससे थोड़ा पढ़ रहे हैं, इससे ये नहीं। सोर्सेस लिमिटेड रखो। आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, बस हमें यही पढ़ना है, यही रिवाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हुई होंगी। तो भाई ये जो मैं एक बात बताऊं, मेरे मन में एक क्वेश्चन था, और मैं वैसे मैं ये नेक्स्ट एपिसोड में रखने वाला था, क्योंकि बच्चों के बहुत से क्वेश्चन नेक्स्ट में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन जो मेरे पास कई बार आया है, मतलब यूट्यूब में मेरा जो वीडियो मैंने किया था उस पर भी कई बार आया है, और मुझे पर्सनली क्वेश्चन कई बार बच्चों ने पूछा है। और क्वेश्चन ये था कि, और मैं आपसे जानना चाहूँगा वो क्वेश्चन कि, क्वेश्चन था कि लड़कियों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी जॉब अच्छी होती है, कौन सी जॉब उनको करनी चाहिए। वैसे तो सभी जॉब बहुत अच्छी होती हैं, पर मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहूँगा। ओके,
सो अगर मैं बात करूं तो आजकल तो जैसे खासकर एग्रीकल्चर की बात करें तो सभी जॉब्स ऐसी हैं जो लड़कियां बहुत अच्छे से कर रही हैं, जी। कर सकती नहीं है, कर रही हैं और मैं बिल्कुल, देख भी रही हूँ। ठीक है, एएफओ क्या, नाबार्ड क्या, मतलब सारी जॉब्स जो हैं वो लड़कियां कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारा अगर सिलेक्शन करना ही है और अगर बच्चे पूछ ही रहे हैं तो सिलेक्शन के हमारे 2 क्राइटेरियाज हो सकते हैं। हुँ, एक क्राइटेरिया है कि हम लोकेशन बेस्ड देखें कि अगर हमें घूमना फिरना पसंद है और एक होता है ना मस्त मौला इधर से उधर सब जगह घूमो, तो भाई हम ऐसी जॉब्स ले सकते हैं जो सेंट्रल जॉब्स हैं, जैसे नाबार्ड है, एएफओ है। टाइम टू टाइम आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जा सकते हो, जोन्स में जा सकते हो। तो या एफसीआई है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और आपको घूमने को भी मिलता है। हुँ। एक तो ये हो गया। सेकंड अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया देखें कि हमें ना अपने स्टेट में ही रहना है। एक होता है ना कि ठीक है, अपना अपने घर के पास रहना है, अपनी फैमिली को भी देखना है और अगर वहीं तक आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपकी जॉब्स हैं, जैसे कि आपकी जो पीसीएस की जॉब्स होती हैं। अभी यूपी की एसटीए निकली है या बिहार में निकली थी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। हमारे हिमाचल में भी एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, हरियाणा में भी निकलता है। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट लेवल की जॉब्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर सकते हो। बिल्कुल, सो मुझे तो यही लगता है, बाकी बिल्कुल। सारी जॉब्स बेस्ट है यार, मिल जाए बस जॉब। नहीं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई सब में एलिजिबल है तो बहुत बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम को दे भी सकती हैं, और वो नहीं कि हमारी छोरी छोरों से कम ना है वो नहीं है कम, और ज़्यादातर बच्ची अच्छे से एग्ज़ाम को निकालती भी हैं। ओके, तो ये एपिसोड हमने आपके लिए रखा है, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। एक और चीज़ है कि हम ये एपिसोड हर संडे को लाते रहेंगे, तो आपके कमेंट्स ज़रूर चाहिए हमें कि आपको और क्या मतलब प्रॉपर चीज़ ये है कि आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में डाउट है तो हम सॉल्व कर देंगे, बस आप कमेंट करिए और उसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कर देंगे। जी मैम। देखो बात सारी पॉजिटिविटी की है। हमने एक स्टेप लिया है आपकी हेल्प करने के लिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो हमने आज तक, क्योंकि हमने भी जो है हम स्टूडेंट रहे हैं, हम टीचर रहे हैं, तो हमारे पास अभी तक इतना एक्सपीरियंस है कि जितनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने जितने बच्चों को डील किया है, हम आपकी कुछ हेल्प कर सके। सो भाई एक पॉजिटिव कदम है, आपको भी उस तरफ से अपना कदम बढ़ाना है। कमेंट्स में लिखना है कि आपकी और क्या-क्या क्वेरीज हैं, क्या आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई? क्या इनमें से कोई ऐसी क्वेरी थी जो आपकी भी थी, या आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है, या आपके कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे अवॉइड नहीं होंगे, ठीक है? भई हम बहुत सारे सेशंस करते हैं, ठीक है? डेली सुबह से लेके रात हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कमेंट्स नहीं देख पाते हैं। मतलब डेली सेशंस के तो फिर भी हम देख लेते हैं, लेकिन जो हम वीडियोज़ करते हैं वन्स इन अ व्हाइल, लाइक हमने 1 साल पहले वीडियो की थी सर, जो हाँ, अभी टॉप 2 में है। सो उसके कमेंट्स हमने जो है उस टाइम पे देखे थे, लेकिन अभी देखे तो वो दुगने हो चुके हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं और हम बार-बार उसको सर्वे नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पढ़ाना होता है, कंटेंट तैयार करना होता है। लेकिन हम आपको एक एक्स्ट्रा संडे प्रोवाइड कर रहे हैं अब अपना, कि वहाँ पे हम आपका ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। कृष्णा सर? हाँ, तो आपको हर संडे को वीडियो मिलेगा एक, ठीक है? नए-नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। तो पहला जो आपको जैसे कि लगा होगा कि स्ट्रेटजी सेशन था ये जनरली, ठीक है? जिसमें हमने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपके तैयारी के लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। उसमें कुछ आपको जवाब मिले होंगे कि तैयारी कैसे करनी होती, किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि हमारी रेगुलर क्लास चलती है। हमारा जो त्रिकोण है, ये संडे को तो आपको ये रहेगा, त्रिकोण पे आपको एक स्ट्रेटेजिक सेशन या और आपकी कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे। और डेली हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास भी होती है, ठीक है? सुबह दोपहर 12 बजे सर की क्लास होती है। सर ने कंप्लीट एग्रोनॉमी का डिस्कशन वहाँ पे कर रखा है। डेली वो क्लास होती है, उसको देखिए। शाम को 6 बजे बैक टू बेसिक जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड साइंस की मैम की क्लास होती है, ठीक है? 6 बजे होती है। और 7 बजे मेरी क्लास होती है जहाँ मैं हॉर्टिकल्चर को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो इन तीनों क्लासेस को देखिए। आपके पढ़ाई से संबंधित कोई भी डाउट हो वहाँ भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपका कोई डाउट होता है वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर राय देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू टू ऑल। राधे राधे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कर दीजिएगा। जय हिंद।